जोर की बारिश हो रही थी और इस खराब मौसम में रात के 11:15 बजे डीन एक कैफे में बैठा था। डीन की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। डीन ने कैफे की वेट्रेस को कॉफी लाने के लिए कहा, लेकिन वो डीन की बातों को अनसुना करते हुए वहां से चली गई। वेट्रेस को अनदेखा करते देख डीन गुस्से में उसके पीछे किचन में गया, पर वहां भी वो वेट्रेस उसे अनसुना कर आगे बढ़ गई। तभी डीन को लगा जैसे वहां कोई और भी मौजूद है। वो चुपचाप वहां से लौटने लगा, लेकिन तभी डीन के पीछे एक आदमी आ खड़ा हुआ जिसने हाथ में धारदार चाकू वाले ग्लव्स पहन रखे थे। डीन जैसे ही मुड़ा, उस डरावने आदमी ने डीन पर हमला कर दिया। अगले ही पल डीन चौंक कर नींद से जाग गया। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था। वो कैफे में बैठे बैठे ही सो गया था और उसकी दोस्त नैन्सी, जो उस कैफे में वेट्रेस के तौर पर पार्ट टाइम जॉब करती थी, उसने उसे जगा दिया था। नैन्सी डीन की जूठी प्लेट उठाकर वहां से चली गई। तभी डीन की नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पे ब्लेड का कट लगा था, ठीक उसी हाथ पे जिस हाथ पे सपने में उस आदमी ने वार किया था। लेकिन हाथ जो सपने में कट गया था, उस हाथ से असलियत में खून कैसे निकल सकता था? डीन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने झट से अपने जख्म को टिश्यू पेपर से दबा लिया। उसी वक्त कैफे में क्रिस भी डीन से मिलने आई। डीन और क्रिस हाल ही में एक दूसरे को डेट करने लगे थे। क्रिस ने डीन की हालत देखकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कई दिनों से सोए नहीं हो। डीन, क्या हो गया है तुम्हें? डीन ने निराशा भरी नजरों से क्रिस की तरफ देखकर कहा, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत भयानक सपने आ रहे हैं। जब भी मैं सोता हूँ लगता है कि वापस जाग ही नहीं पाऊंगा। वो सपने मेरी जान ले लेंगे। मैं सोना नहीं चाहता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्रिस ने उसे समझाया, डीन, वो बस सपने हैं, वो सच नहीं है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर डीन थोड़ा चिढ़ गया और जोर देकर कहने लगा कि ये सपने दरअसल सच हैं। तभी गलती से उसकी कॉफी क्रिस पे गिर गई। क्रिस खुद को साफ करने के लिए वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ गई, लेकिन इस दौरान डीन की आंख फिर से लग गई। नींद आते ही डीन के सामने वो भयानक आदमी फिर से आ गया था। इस बार उस आदमी का जला और पिघला हुआ चेहरा पूरी तरह से दिख रहा था। उसने डेस्क पर पड़ा चाकू डीन के हाथ में थमाया और डीन का गला उसी के हाथों से कटवाने लगा। डीन जोर जोर से चिल्लाता रहा, तुम सच नहीं हो, तुम सच नहीं हो। अब तक क्रिस वापस आ चुकी थी। उसने डीन को खुद की गर्दन पर चाकू रखे देखा। क्रिस उसे रोकने के लिए कुछ करती, इससे पहले ही डीन ने उसके सामने खुद की जान ले ली। क्रिस जोर से चीख पड़ी। कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान में डीन को दफनाया जा रहा था। डीन के सारे कॉलेज के दोस्त और परिवार वहां इकट्ठा थे। क्रिस अभी भी सदमे में थी। वहां खड़े फादर प्रार्थना कर रहे थे। वहां अभी सभी शोक मना ही रहे थे कि क्रिस को अपने बचपन की छवि सामने दिखने लगी, जो लगभग 5 साल की बच्ची थी। बच्ची क्रिस ने कब्र के गड्ढे में गुलाब डाला। क्रिस की नजर बच्ची क्रिस के सीने पर गई, जहां चाकू के निशान थे। तभी कब्र के गड्ढे से एक जला हुआ हाथ निकला, जिसने बच्ची क्रिस के पैर को दबोच लिया। क्रिस ने डरकर अपनी आंखें खोल ली। दरअसल उसे नींद की झपकी आ गई थी और ये सब भी सिर्फ सपने में ही हुआ था। कुछ देर बाद क्रिस कब्र के पास लगे डीन के बचपन की तस्वीरें देख रही थी। तभी क्रिस ने देखा कि डीन की एक तस्वीर में वो भी मौजूद थी। ये देख वो हैरान रह गई, क्योंकि क्रिस तो डीन से कॉलेज में ही पहली बार मिली थी। तो भला वो डीन की बचपन की फोटो में क्या कर रही थी? वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेसी वहां आ गया। क्रिस ने हाल ही में जेसी से ब्रेकअप किया था, लेकिन जेसी के दिल में अब भी क्रिस के लिए फीलिंग्स थी। उसने क्रिस से डीन की मौत पर अफसोस जताया और क्रिस की हौसला अफजाई की। फिर वे दोनों वहां से बातें करते हुए निकल गए। रात के वक्त नैन्सी अपने कमरे में बैठी थी। वो खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी आंख लग गई और उसी वक्त कमरे में अचानक से अजीब चीजें होने लगी। दीवार से एक डरावना साया उभरा और नैन्सी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी नैन्सी की नींद खुल गई और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। नैन्सी को भी वही भयानक सपने आ रहे थे। दूसरी तरफ क्रिस घर पे अपने बचपन की तस्वीरें देख रही थी। डीन के बचपन की फोटो में खुद को देखकर उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए थे। उन्हीं सवालों के जवाब वो अपने बचपन की तस्वीरों में तलाश रही थी, लेकिन एल्बम में क्रिस की 5 साल के उम्र वाली सारी तस्वीरें गायब थी। उसने इस बारे में जब अपनी माँ से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि शायद वो तस्वीरें खराब हो गई होंगी। क्रिस को एक बात और हैरान कर रही थी कि उसे अपने 5 साल की उम्र वाली कोई भी याद उसके जहन में नहीं थी। क्रिस इस बात को लेकर बेचैन थी। फिर देर रात माँ के सो जाने के बाद क्रिस अपने बिस्तर से उठी और स्टोर रूम में गई, जहाँ घर की पुरानी चीजें रखी हुई थी, ये सोचकर कि शायद वहाँ उसे कुछ मिल जाए। एटिक पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में क्रिस को कई बॉक्स रखे हुए दिखे,
क्रिस ने जब उनमें से एक बॉक्स को खोला तो उसमें उसे अपने बचपन की वो तस्वीरें दिखी जो एल्बम से गायब थी। तभी उसकी नजर वहां रखे एक नीले फ्रॉक पर पड़ी। ये वही फ्रॉक था जिसे क्रिस ने फ्यूनरल में अपने बचपन की छवि को पहने देखा था और इस फ्रॉक पर सचमुच चाकू से कटने के निशान थे। तभी एक आवाज से क्रिस चौंक गई और मुड़कर सावधानी से देखने लगी। अचानक उस जले हुए आदमी ने क्रिस को पीछे से आकर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने क्रिस से पूछा, तुझे कुछ याद आया? तभी क्रिस नींद से जाग उठी। वो अपने बेडरूम में ही थी और इस बार भी वो बस सपना ही देख रही थी। अगले दिन कॉलेज में नैन्सी अपनी कुछ पेंटिंग्स लेकर लॉकर में रख रही थी। हाल ही में उसे जो डरावने सपने आ रहे थे उन्हीं को उसने अपनी पेंटिंग्स में उतारा था। तभी उसका दोस्त क्विंटन वहां आ गया। क्विंटन नैन्सी को पसंद करता था। हालांकि नैन्सी अपने शर्मीले मिजाज की वजह से हमेशा उसे टालती रहती थी। क्विंटन को देखते ही उसने वो पेंटिंग्स छुपा ली। क्विंटन ने उससे उन पेंटिंग्स के बारे में पूछा तो उसने बात को टाल दिया। क्विंटन को लगा कि वो कुछ तो छुपा रही है। उसने नैन्सी से कहा कि अगर कभी भी उसे किसी बारे में बात करनी हो तो वो उसे बेझिझक बता सकती है। इधर क्रिस भी क्लास में बैठी हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड कर रही थी। हिस्ट्री के बोरिंग लेक्चर की वजह से क्लासरूम में क्रिस की आंख लग गई। अगले ही पल उसने खुद को जले हुए क्लासरूम में पाया। इस बार भी उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसे उसने पिछली रात सपने में देखा था। उस आदमी ने क्रिस के करीब आते हुए कहा, तुम उतनी ही खूबसूरत लग रही हो जितनी पहले थी। तुम डरना मत, मरते वक्त तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। वो आदमी अपना चाकू वाला पंजा क्रिस के चेहरे के बिल्कुल पास ले गया, पर तभी क्रिस डर के मारे चिल्ला पड़ी जिससे उसकी नींद खुल गई। क्लासरूम में मौजूद सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। क्रिस ने तभी किताब की तरफ देखा जहां उसकी बालों की लट कटकर गिरी थी। उसे याद आया कि सपने में उस आदमी का ब्लेड उसके बाल से लगा था। सपने में घट रही चीजें हकीकत बन रही थी। ये देख वो डर से कांप उठी और क्लास छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। घर आने के बाद क्रिस की मां ने उसे बताया कि वो आज रात काम के सिलसिले में लंदन जा रही हैं। रात के वक्त क्रिस घर पर अकेली बैठी डीन की मौत पर आंसू बहा रही थी। तभी जैसी वहां आ गया। क्रिस को क्लासरूम से चिल्लाते हुए भागते देख उसे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे इस बारे में बात करने आया था। क्रिस ने उससे बताया, मैं हर बार जब सपना देखती हूँ तो मुझे वो डरावना आदमी दिखाई देता है। उस आदमी का चेहरा जला और पिघला हुआ सा है। वो मुझे मारने की कोशिश करता है। तभी बीच में ही जैसी बोल पड़ा, वो तुम्हें चाकू वाली उंगलियों से मारने की कोशिश करता है। क्रिस ये सुनकर चौंक गई। वो समझ गई कि जैसी को भी ऐसे ही सपने आ रहे थे। जैसी ने क्रिस को समझाने की कोशिश की कि दो लोगों को एक जैसे सपने आना मुमकिन नहीं है, लेकिन क्रिस बहुत घबरा चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि कोई मनहूस शक्ति इसके पीछे है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत भी डीन की तरह ही होने वाली है। जैसी ने क्रिस से कहा, देखो हम जितना इसके बारे में सोचेंगे ऐसे सपने हमें उतने ही आएंगे, इसलिए उसके बारे में सोचना बंद करो। क्रिस बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने जैसी को आज रात उसके साथ रहने के लिए कहा। जैसी ने उसकी बात मान ली। आधी रात के वक्त अचानक क्रिस की नींद उसके कुत्ते के भौंकने की वजह से खुल गई। क्रिस अपने कुत्ते को लेने के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन उसे गार्डन में अपने कुत्ते की लाश पड़ी मिली। क्रिस बहुत ज्यादा डर गई। तभी उसकी नजर वहीं छुपे खड़े उसी डरावने आदमी पर पड़ी। वो आदमी उसे देख भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। क्रिस की जान हलक में आ गई। वो भागकर वापस अपने घर में चली आई, लेकिन घर के अंदर आते ही उसने खुद को एक प्री स्कूल में पाया। वो स्कूल के पैसेज में खड़ी थी कि तभी एक बच्ची ने आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, यहाँ से जल्दी चलो, हमें छुपना होगा। एक क्लासरूम में कुछ लड़कियां खेलते हुए गाना गा रही थी। 1 2 Freddy's coming for you, 3 4 better lock your door। दूर कहीं से उस आदमी की आवाज आ रही थी। वो आदमी उल्टी गिनती गिन रहा था, जैसे छुपन छुपाई के खेल में गिनते हैं। चलते चलते क्रिस एक क्लासरूम के बाहर आकर रुक गई। उसने उस क्लासरूम के अंदर देखा तो वो आदमी वहीं खड़ा उल्टी गिनती गिन रहा था। उसकी गिनती अब खत्म हो चुकी थी। उसने क्रिस से पूछा, क्या तुम अब मौत का खेल खेलने के लिए तैयार हो? और उसने क्रिस पर हमला कर दिया। क्रिस घबराकर नींद से उठ बैठी। उसने अपने बगल में जैसी को सोया हुआ पाया। उसने राहत की सांस ली। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। वो बिस्तर से निकलकर वॉशरूम में अपना चेहरा धोकर वापस आ गई। वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसने देखा कि जैसी की जगह वो डरावना आदमी लेटा है। वो क्रिस पर चढ़ बैठा और जोर से चिल्लाया, पकड़ लिया। क्रिस अभी भी सपने में ही थी। क्रिस जोर जोर से चीखने लगी, जिस वजह से जैसी की नींद खुल गई।
उसने देखा कि क्रिस नींद में लेटी हुई छटपटा रही है। जैसी उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी क्रिस हवा में ऊंचा उठ गई और कमरे की दीवारों से टकराने लगी। उसके बाद क्रिस के सीने पर 5 ब्लेड के निशान उभर आए और वो लहूलुहान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। जेसी ने करीब आकर देखा तो क्रिस मर चुकी थी। जेसी ये देखकर क्रिस के घर से भाग खड़ा हुआ। वो डर के मारे पागलों की तरह सड़क पर भागने लगा। एक आदमी ने जेसी को खून से तरबतर देखकर पुलिस को कॉल कर दिया। इधर नैन्सी देर रात अपने कमरे में पेंटिंग कर रही थी। तभी नैन्सी के कमरे में खिड़की के रास्ते जेसी आ गया। जेसी को खून में लथपथ और घबराया हुआ देखकर नैन्सी भी घबरा गई। जेसी ने किसी तरह नैन्सी को शांत किया और बताया, किसी ने क्रिस को नींद में मार डाला। कोई है जो हमें सपनों में मारने की कोशिश कर रहा है। इस पर नैन्सी ने घबराते हुए कहा, मुझे भी सपने में वो आदमी दिखाई देता है और एक गाना सुनाई देता है, 1 2 फ्रेडीज कमिंग फॉर यू। फ्रेडी शायद उसी आदमी का नाम है। तभी उन्हें नैन्सी की माँ की आवाज सुनाई थी, जो नैन्सी के कमरे की ओर ही आ रही थी, जिस वजह से जेसी वहां से जाने लगा। पर जाते जाते उसने नैन्सी से कहा, कुछ भी करके हमें उसे रोकना होगा। नैन्सी सोना मत, अगर उसने तुम्हें सपने में मारा तो तुम सच में मर जाओगी। जेसी जैसे ही बाहर निकला, उसे पुलिस ने क्रिस के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इधर नैन्सी काफी परेशान हो चुकी थी। उसने क्विंटिन को कॉल किया। नैन्सी ने उससे कहा, तुमने कहा था कि अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। नैन्सी ने क्विंटिन को सारी बात बताई, जिसे सुन क्विंटिन ने उसे अगले दिन लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहा। अगले दिन लाइब्रेरी में क्विंटिन नींद से जुड़ी बीमारियों पर रिसर्च कर रहा था। नींद से उसकी पलकें बोझिल हो गई थी। लग रहा था कि वो भी कई घंटों से सोया नहीं है। एक आर्टिकल पढ़ते हुए उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ पल बाद ही वो अपनी आंखें मलते हुए जाग गया। तभी उसे वहां एक बच्चे की आवाज सुनाई थी, जो उल्टी गिनती गिन रहा था। उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक रूम तक पहुंच गया, जहां फ्रेडी कुछ बच्चों के साथ बैठा हुआ था। एकदम से फ्रेडी ने क्विंटिन की तरफ देखा और उसी पल क्विंटिन की नींद खुल गई। उसने देखा कि नैन्सी वहां आ गई थी और उसी ने क्विंटिन को जगा दिया था। इधर लॉकअप में जेसी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे नींद न आए। तभी एक पुलिस वाले ने आकर उसे बताया कि उसे जमानत मिल चुकी है। लेकिन वो जैसे ही अपने सेल से बाहर निकला, पुलिस स्टेशन एक पुरानी फैक्ट्री में तब्दील हो गया। जेसी पूरी तरह डर गया। वो समझ गया कि असल दुनिया में वो नींद की आगोश में चला गया है और अब उसके साथ भी मौत का खेल शुरू होने वाला है। अगले ही पल फ्रेडी का हाथ उसके सीने को चीरते हुए बाहर निकला। वहीं असल दुनिया में भी जेसी की छाती फटकर मौत हो गई। इधर लाइब्रेरी में नैन्सी और क्विंटन सपनों पर लिखी हुई किताबें पढ़ रहे थे, ताकि उन्हें फ्रेडी से बचने का कोई क्लू मिल सके। नैन्सी बहुत थकी हुई दिख रही थी। क्विंटन नींद भगाने के लिए कोई दवा ले रहा था। उसने नैन्सी को भी दवा देनी चाहिए, लेकिन नैन्सी ने मना कर दिया। क्विंटन ने कहा, हमें जल्द से जल्द बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। नैन्सी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्विंटन ने उसे एक किताब से पढ़कर समझाया, हम बिना सोए 70 घंटों से ज्यादा नहीं जाग पाएंगे। 70 घंटे जगे रहने के बाद दिमाग पूरी तरह से थक जाएगा और रिचार्ज होने के लिए खुद ही कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाएगा। यानी कि हम अपने आप ही कुछ सेकंड्स के लिए नींद में चले जाएंगे। इसे माइक्रो नैप्स कहते हैं। हम खुली आंखों से सपना देख रहे होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके कुछ समय बाद दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा और हम कोमा में चले जाएंगे। ये सुन नैन्सी भी सकते में आ गई और वो दोनों फिर से किताबों से और जानकारी जुटाने में लग गए। रात को नैन्सी घर लौट आई और नींद को खुद से दूर रखने के लिए पेंटिंग करने लगी। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आई। नैन्सी ने अपनी माँ से सवाल किया, मॉम, क्या क्रिस से मेरा किसी किस्म का कनेक्शन था, या फिर डीन, क्विंटन या जेसी से? कहीं ऐसा तो नहीं हम बचपन में एक साथ हो किसी स्कूल में? क्या आप किसी फ्रेडी नाम के आदमी को जानती हैं? नैन्सी की ये बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इन सब बातों से साफ इनकार कर दिया और नैन्सी को गुड नाइट करके बाहर चली गई। उसने फिर किसी को फोन लगाया और कहा, नैन्सी को सब याद आने लगा है। कुछ देर बाद नैन्सी नहाने के लिए बाथरूम में गई। वो बाथटब में बैठकर आराम करने लगी। उसे नींद आने लगी। उसने अपने मोबाइल में अलार्म लगाया और फिर से बाथटब में आराम से बैठ गई। उसकी आंख लगी ही थी कि फ्रेडी का चाकू वाला पंजा टब के भीतर से बाहर आने लगा। पर तभी नैन्सी की माँ ने उसे आवाज लगाई, जिससे नैन्सी जाग गई। नैन्सी नहाने के बाद अपने कमरे में आई, लेकिन उसने देखा कि वहां बर्फबारी हो रही है। नैन्सी ये देखकर हैरान रह गई, लेकिन तभी उसने खुद को एक स्कूल के सामने पाया। बाहर एक स्कूल का बोर्ड लगा था, जिस पर बेडहम प्री स्कूल लिखा हुआ था। नैन्सी स्कूल की ओर जाने लगी। तभी फ्रेडी उसके पीछे आ गया। नैन्सी बुरी तरह डर गई। फ्रेडी नैन्सी के करीब गया और कहा,
तुम तो बिल्कुल जवान हो गई हो, पता है तुम मेरी फेवरेट थी। नैन्सी ने उससे कहा कि उसने अलार्म लगाकर रखा है, जिस पर फ्रेडी हंस पड़ा और बताया कि नैन्सी ने अलार्म अपने सपने में लगाया है। फ्रेडी अपना चाकू वाला हाथ नैन्सी पर फेरने लगा, तभी नैन्सी का फोन बज उठा। नैन्सी की नींद खुल गई और वो फ्रेडी से बाल बाल बच गई। उसने फोन उठाया, फोन पर क्विंटन था। उसने नैन्सी को बताया, नैन्सी उसने जेसी को भी मार डाला, वो नींद में ही मर गया। नैन्सी ने कहा, क्विंटन मैंने भी उसे सपने में देखा। ये सुनते ही क्विंटन ने कहा कि वो उसके पास आ रहा है। क्विंटन ने अपनी नोटबुक में अपने डैड के लिए एक नोट लिखा कि वो नैन्सी के पास जा रहा है, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी नींद भगाने वाली दवा खत्म हो गई है। उसने आखिरी बची हुई गोली खाई और नैन्सी से मिलने के लिए निकल पड़ा। फिर क्विंटन और नैन्सी मिलकर इंटरनेट पे उस बेडहम प्री स्कूल के बारे में रिसर्च करने लगे, जिसे नैन्सी ने अपने सपने में देखा था। बेडहम प्री स्कूल शहर के दूसरे छोर पर था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। नैन्सी ने बताया कि उसे लगता है कि उसकी मॉम कुछ छिपा रही हैं। वे दोनों फिर नैन्सी के माँ के कमरे की छानबीन करने लगे। बहुत छानबीन करने के बाद उन्हें एक दराज के नीचे छुपाकर रखी एक तस्वीर मिल गई, जिसमें क्विंटन, नैन्सी, क्रिस, डीन, जेसी सभी थे। वो सभी बचपन में एक साथ प्री स्कूल में पढ़े थे, लेकिन उन्हें उस वक्त का कुछ भी याद नहीं था। तभी नैन्सी की माँ वहां आ गई और उसने उस तस्वीर को मांगा, जिस पर नैन्सी गुस्से से भड़क उठी, क्योंकि इसके पहले जब उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा था तो उन्होंने झूठ बोला था। नैन्सी को गुस्से में देख नैन्सी की माँ ने उसे बताया, मैं नहीं चाहती थी कि तुम बचपन की उन बुरी यादों को याद रखो। जब तुम सब छोटे थे तो बेडहम स्कूल में पढ़ा करते थे। उस स्कूल में एक माली रहा करता था जिसका नाम फ्रेड क्रूगर था। वो बच्चों को बहुत पसंद करता था और उसकी सबसे फेवरेट तुम थी। हमने फिर कुछ अजीब चीजें नोटिस की, जैसे कि तुम बच्चों के बदन पे घावों का मिलना। हमने तुम लोगों से जब पूछा तो हमें पता चला कि वो तुम बच्चों को फुसलाकर अपने किसी सीक्रेट केव में ले जाता था और कुछ ऐसा करता था जिसे मैं कहना नहीं चाहती। नैन्सी की माँ ने आगे बताया, जब तक हम उस पर कुछ एक्शन ले पाते वो इस शहर को छोड़कर भाग चुका था। हम पेरेंट्स ने फिर उन सभी चीजों को तुम बच्चों की जिंदगी से हटा दिया जो तुम्हें उस समय की याद दिलाती। समय के साथ तुम लोग भी उन बातों को भूल गए। तुम लोग अब जो सपने देख रहे हो वो सभी यही दबी हुई यादें हैं और कुछ नहीं। इसके बाद नैन्सी और क्विंटन घर से बाहर निकल आए। नैन्सी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ मुझसे अब भी कुछ छुपा रही है। हमें बाकी के बच्चों को भी ढूंढना होगा जो उस वक्त स्कूल में थे, क्योंकि सिर्फ यादें तुम्हें नींद में नहीं मार सकती। इसके पीछे कुछ तो है। लेकिन क्विंटन को नैन्सी की माँ की बातें सही लग रही थी। उसे भी लग रहा था कि ये बस उनके बचपन की डरावनी यादें हैं। उसी वक्त क्विंटन के पिता भी वहां आ गए और क्विंटन को वहां से ले गए। कुछ घंटे बाद क्विंटन अपनी स्विमिंग क्लासेस के लिए क्लब गया था। वहां पूल में कुछ देर स्विमिंग करने के बाद थकान की वजह से उसकी सांसें फूलने लगी। तभी अचानक उसका शरीर पानी में खींच लिया गया। क्विंटन पूरी ताकत लगाकर सतह की तरफ बढ़ा, लेकिन वो स्विमिंग पूल की जगह एक सुनसान फैक्ट्री में मौजूद टैंक से बाहर निकला। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने बेतहाशा भागे जा रहा था और गाड़ियों का एक काफिला उसका पीछा कर रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, फ्रेडी क्रूगर था, लेकिन इस वक्त वो किसी आम आदमी की तरह दिख रहा था। फ्रेडी भागकर एक वर्कशॉप के अंदर घुस गया। कारों का वो काफिला भी उसी वर्कशॉप के सामने आकर रुका और उसमें से क्विंटन, नैन्सी और बाकी बच्चों के पेरेंट्स बाहर निकले। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने फ्रेडी को बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन डर के मारे फ्रेडी अंदर से ही उन्हें अपने बेगुनाह होने का यकीन दिला रहा था। फ्रेडी को बाहर ना आते देख गुस्से से पागल पेरेंट्स ने उस वर्कशॉप में आग लगा दी। क्विंटन बेबस होकर इस घटना को देख रहा था। तभी उस वर्कशॉप का दरवाजा खुला और आधा जला हुआ फ्रेडी चिल्लाते हुए क्विंटन की तरफ आने लगा। अगले ही पल क्विंटन की आंखें एक झटके से खुली। कोच उसके पेट से पानी निकाल रहे थे। दरअसल थकान की वजह से क्विंटन पानी में बेहोश हो गया था। उसके होश में आते ही कोच ने उसे हॉस्पिटल भेज दिया। दूसरी तरफ नैन्सी कॉलेज लाइब्रेरी में आई थी। उसने वहां उन सभी बच्चों को इंटरनेट पर तलाशा जो कि उस स्कूल की तस्वीर में थे, पर चेक करने पर पता चला कि तस्वीर में मौजूद सभी बच्चे मारे जा चुके थे, ठीक उसी तरह जिस तरह नैन्सी के दोस्त मरे थे नींद में। सिर्फ क्विंटन और नैन्सी ही बचे थे। उसी वक्त क्विंटन भी नैन्सी से मिलने आया। नैन्सी ने ये बात उसे भी बताई। क्विंटन ने कहा, मुझे पता है कि फ्रेडी के साथ क्या हुआ था। क्विंटन नैन्सी को लेकर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता पर इल्जाम लगाते हुए कहा, आपने फ्रेडी क्रूगर को मार डाला। ये सुन उसके पिता एक पल के लिए अवाक रह गए। फिर उन्होंने अपनी सफाई में कहा, वो हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए ही किया था। तुम लोगों ने ही तो हमें बताया था कि वो तुम्हें उसकी किसी सीक्रेट केव में ले जाता था।
इस पर क्विंटन ने पूछा, क्या आप लोगों को वो सीक्रेट केव मिली? क्विंटन के पिता ने ना में जवाब दिया। ये सुनकर क्विंटन अपने पिता पर भड़कते हुए बोल पड़ा, आपने फ्रेडी क्रूगर को मार डाला बिना ये जाने कि हम सच बोल भी रहे हैं या नहीं। हम सिर्फ 5 साल के थे। आपने हमारी बातों पर यकीन करके एक निर्दोष की जान ले ली और अब वो हमारे पीछे पड़ा है क्योंकि हम लोगों ने आपसे उसकी झूठी शिकायत की थी। ये कहकर क्विंटन गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। नैन्सी भी क्विंटन के पीछे गई, लेकिन अब नैन्सी जागते हुए भी सपने देखने लगी थी। काफी समय से ना सोने की वजह से उसे माइक्रो नैप्स आने लगे थे। इसी माइक्रो नैप के दौरान उसने मरी हुई क्रिस को भी देखा। क्विंटन को जब ये बात पता चली तो वो उसे लेकर मेडिकल स्टोर गया ताकि वो वहां अपनी नींद भगाने वाली दवाई को रिफिल कर सके, जिसे लेकर वो और नैन्सी जागे रहे। लेकिन केमिस्ट ने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के रिफिल करने से मना कर दिया। तभी गाड़ी में बैठी नैन्सी को नींद की झपकियां आने लगी, जिसके बीच फ्रेडी फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा। खुद को नींद आने से रोकने के लिए नैन्सी भी स्टोर में चली आई, लेकिन यहाँ नींद आने का सिलसिला तेज हो गया और नैन्सी ने खुद को उसी पुरानी फैक्ट्री में पाया। मौके का फायदा उठाकर फ्रेडी ने नैन्सी पर हमला कर दिया। इसी छीना झपटी के दौरान नैन्सी के हाथ में फ्रेडी के स्वेटर का टुकड़ा आ गया। फ्रेडी ने अपने धारदार पंजों से नैन्सी के हाथ पे वार किया, जिसके दर्द से नैन्सी होश में आ गई। नैन्सी की चीख सुनकर अब तक क्विंटन भी नैन्सी के पास आ चुका था। फ्रेडी के ब्लेड से नैन्सी की बाह घायल हो चुकी थी। तभी नैन्सी का ध्यान उसके थामे फ्रेडी के स्वेटर के उस टुकड़े पर गया जो सपने में उसके हाथ लगा था। हैरानी की बात थी कि नैन्सी के साथ वो स्वेटर का टुकड़ा भी असली दुनिया में आ गया था। हालांकि दर्द की वजह से वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। क्विंटन ने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। इसी बीच उसने हॉस्पिटल से कुछ एनर्जी की इंजेक्शन चुरा ली। हॉस्पिटल में नैन्सी की माँ उसे देखने आई। नैन्सी को थोड़ी राहत देने के लिए हॉस्पिटल की डॉक्टर नैन्सी को नींद का इंजेक्शन देने लगी, लेकिन नैन्सी ने इसके लिए मना कर दिया और चीखने लगी। डॉक्टर को लगा कि नैन्सी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए आगे के इलाज के लिए डॉक्टर नैन्सी की मां को बाहर बुलाकर उनसे कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर लेने लगी। इसका फायदा उठाकर क्विंटन नैन्सी को वहां से बाहर निकाल लाया। गाड़ी में क्विंटन ने नैन्सी को वो एनर्जी के इंजेक्शन दिखाए और उसे भी एक इंजेक्शन लगाने के लिए कहा, लेकिन नैन्सी ने मना कर दिया। उसका मानना था कि ऐसे इंजेक्शन लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल क्विंटन ने एक इंजेक्शन लगा ही लिया, क्योंकि उस इंजेक्शन से ज्यादा उसे फ्रेडी का डर था। इसके बाद वो दोनों बेडहम प्री स्कूल की तरफ निकल पड़े, क्योंकि वहीं से इस सब की शुरुआत हुई थी। स्कूल के दरवाजे का शीशा तोड़कर वो दोनों अंदर घुस आए और स्कूल की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते हुए वो दोनों स्कूल के बेसमेंट में जा पहुंचे। वहां पे उन्हें चाकू के दस्ताने का एक हिस्सा मिला, वैसा ही जैसा फ्रेडी अपने हाथ में पहनता था। वे समझ गए कि यही फ्रेडी का रूम है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां कुछ खास नहीं मिला। तभी नैन्सी की नजर एक बोर्ड पर पड़ी जहां कुछ ड्राइंग्स चिपकाई हुई थी। उसे याद आया कि ये उसी की ड्राइंग्स हैं जो बचपन में उसने बनाई थी। उसने क्विंटन को बताया कि इस बोर्ड के पीछे कुछ है। क्विंटन ने उस बोर्ड को वहां से हटाया तो उन्हें वहां एक छोटा सा दरवाजा दिखा। क्विंटन और नैन्सी उस दरवाजे से अंदर गए, जहां उन्हें दीवारों पर कुछ और भी ऐसी ही ड्राइंग दिखाई थी। उन ड्राइंग को देख नैन्सी को बचपन की झलकियां याद आने लगी। ये वही सीक्रेट केव था जहां फ्रेडी बच्चों को फुसलाकर लाया करता था। क्विंटन को वहां एक बॉक्स मिला जिसमें बहुत सारी तस्वीरें रखी थी। उन तस्वीरों को देखकर क्विंटन की आंखों में आंसू आ गए थे। नैन्सी ने पूछा, ये किसकी तस्वीरें हैं? क्विंटन ने कहा, ये सब तुम्हारी तस्वीरें हैं नैन्सी। क्विंटन के मना करने के बावजूद नैन्सी ने उन तस्वीरों को देखा। वे सभी तस्वीरें गंदी और खौफनाक थी। नैन्सी ये देखकर रोने लगी। क्विंटन ने कहा, हम गलत थे। वो हमारे पीछे इसलिए नहीं है कि हमने अपने पेरेंट्स से उसकी झूठी शिकायत की थी, बल्कि वो हमारे पीछे इसलिए है क्योंकि हमने उसका सच सबके सामने लाया था। वो हमसे बदला लेना चाहता है। वो हमें मारे बिना नहीं रुकने वाला नैन्सी। तभी नैन्सी का ध्यान फ्रेडी के स्वेटर के टुकड़े पर गया जो फ्रेडी से झड़प के दौरान उसके हाथ लगा था। सपनों की दुनिया से पहली बार कोई चीज असली दुनिया में आई थी। नैन्सी को एक उपाय सूझा। उसने क्विंटन से कहा, मुझे पता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद नैन्सी और क्विंटन वहीं बेसमेंट में रखे एक बिस्तर पर बैठे थे। नैन्सी ने क्विंटन को बताया कि जैसे वो स्वेटर को बाहर ला पाई है, उसी तरह वो फ्रेडी को भी इस असली दुनिया में ला सकती है। यहाँ वो उसे आसानी से रोक पाएंगे। लेकिन क्विंटन को इसमें खतरा लग रहा था। उसने कहा, अगर तुम सोई तो फिर कभी नहीं जागोगी। मौका मिलने पर फ्रेडी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन नैन्सी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। बस मुझे तड़पता देखकर सही वक्त पर जगा देना। क्विंटन को नैन्सी की बातें माननी ही पड़ी।
उसने नैन्सी को अपना क्रॉस पहना दिया और उससे वादा किया कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। नैन्सी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई और दूसरी तरफ क्विंटन ने एक बड़े से लोहे के कटर का ब्लेड उखाड़कर अपने पास रख लिया। इसके बाद क्विंटन बिस्तर के बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन थकान की वजह से क्विंटन अपनी नींद को रोक न सका और सपनों की यानी कि फ्रेडी की दुनिया में जा पहुंचा। क्विंटन ने चारों तरफ सावधानी से नजरें घुमाई, तभी अचानक फ्रेडी उसके सामने आ गया और उसका सर एक खंबे पे दे मारा। उसने क्विंटन के सीने पे अपने पंजे से हमला किया। क्विंटन जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त वहां पर नैन्सी की आवाज गूंजी। वो भी सपनों की दुनिया में आ चुकी थी। वो फ्रेडी को पुकार रही थी। फ्रेडी क्विंटन को छोड़कर उसके पीछे गया। फ्रेडी नैन्सी के दिमाग से खेलना चाह रहा था। उसने नैन्सी को उसके दोस्तों की लटकती हुई लाशें दिखाई। नैन्सी डरकर वहां से भागने लगी। अगले ही पल वो जगह एक घर में बदल गई। नैन्सी उस घर के एक कमरे में छुपने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये दुनिया फ्रेडी की थी, जिसका कंट्रोल उसके ही पास था। फ्रेडी ने उसे आराम से ढूंढ लिया और फिर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। नैन्सी भागती हुई एक खून के दलदल में फंस गई और उसमें डूबने के बाद वो गिरकर अपने कमरे में पहुंच गई। नैन्सी ने देखा कि उसने स्कूल ड्रेस पहन रखी है। तभी नैन्सी के हाथ पैर बिस्तर से जकड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैर में रस्सी बांध दी गई हो। फ्रेडी अब तक कमरे में आ गया था। नैन्सी ने तड़पते हुए कहा, क्विंटन मुझे जगाओ। लेकिन क्विंटन तो खुद सपनों की दुनिया में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अगले ही पल फ्रेडी ने नैन्सी को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। नैन्सी दीवार से बुरी तरह टकराकर गिर पड़ी। फ्रेडी उस पर दोबारा हमला करने के लिए उसके करीब गया, लेकिन तभी नैन्सी ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी आंखों में कैंची घोंप दी, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, तुम मेरी दुनिया में हो। फ्रेडी के हाथ के बस एक इशारे भर से नैन्सी हवा में उड़ गई और बिस्तर पर गिर पड़ी। फ्रेडी नैन्सी की तरफ बढ़ा। नैन्सी छटपटाते हुए फिर से चिल्लाई, क्विंटन मुझे जगाओ प्लीज। दूसरी तरफ क्विंटन जाग चुका था, पर घायल होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी क्विंटन हिम्मत बांधकर उठा और नैन्सी को झकझोर कर जगाने की कोशिश करने लगा। फ्रेडी नैन्सी को मारने ही वाला था कि इतने में ही क्विंटन ने अपने पास रखे एनर्जी के इंजेक्शन को नैन्सी के शरीर में घोंप दिया। होश में आने से एक पल पहले नैन्सी ने फ्रेडी का हाथ पकड़ लिया और फिर नैन्सी के होश में आने के साथ ही फ्रेडी भी असली दुनिया में चला आया। नैन्सी ने जागते ही चिल्लाकर कहा, क्विंटन मारो इसे। फ्रेडी नैन्सी को मारने उसकी तरफ बढ़ रहा था कि क्विंटन ने फ्रेडी के पैर में चाकू घोंप दिया। फ्रेडी दर्द से करहा उठा। वो गुस्से से पागल हो गया और क्विंटन पर उसने जानलेवा हमला किया, लेकिन तभी नैन्सी ने कटर के ब्लेड से फ्रेडी का हाथ काट दिया। एक पल के लिए तो फ्रेडी का दिमाग ही सुन पड़ गया। ये देख नैन्सी बोली, मेरी दुनिया में स्वागत है कुत्ते। इतना कहकर नैन्सी ने उसकी गर्दन ही चीर डाली। फ्रेडी का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। नैन्सी ने फिर वहां पड़े लालटेन से वहां आग लगा दी और क्विंटन के साथ बाहर निकल आई। कुछ देर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वाले भी वहां आ गए। हालांकि उन्हें स्कूल के अंदर फ्रेडी की लाश नहीं मिली। शायद आग की लपटें फ्रेडी को पूरा निगल गई थी। एम्बुलेंस में बेहोश क्विंटन के सिर पर हाथ फेरते हुए नैन्सी ने कहा, सुनो क्विंटन, हमारा बुरा सपना खत्म हो चुका है, अब सब ठीक है। कुछ देर बाद नैन्सी अपनी माँ के साथ घर पर आ गई। नैन्सी की माँ ने कहा कि अब उसे सो जाना चाहिए। नैन्सी ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए मॉम, मुझे पता था कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। मेरी गुस्से भरी बातों के लिए सॉरी। नैन्सी की माँ ने उसे प्यार से मुस्कुराकर देखा, लेकिन तभी नैन्सी ने देखा कि उसकी माँ के ठीक पीछे टंगे हुए आईने में फ्रेडी दिखाई दे रहा है। नैन्सी की चीख निकल गई। अगले ही पल फ्रेडी ने अपना पंजा नैन्सी की माँ के सर के आर पार कर दिया और उन्हें आईने में खींच लिया। नैन्सी डर के मारे चीखती रह गई और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।